Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो विद्रोह देखेंगे वो है तेलंगाना विद्रोह और यह जो है आधुनिक भारत का ये अंतिम विद्रोह होगा मित्र। यहाँ से जो है आपका जो आधुनिक भारत में जितने भी विद्रोह हैं आप किसी बुक से मिला लीजिएगा, एक भी विद्रोह हमने छोड़ा नहीं है और टोटल विद्रोह जो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। मतलब कि जितना भी आधुनिक भारत में विद्रोह है वो जो आप बुक में या कहीं पर भी देखेंगे कि मैक्सिमम विद्रोह के बारे में बताया नहीं गया, सिर्फ उसका नाम है, उसके नेतृत्व करता है और वह विद्रोह कब हुआ है ये बताया गया है। लेकिन जो हमने आपको बताया ये कंटेंट बहुत जगह से जो है अलग अलग जगहों से ली गई है और जो आज तेलंगाना विद्रोह पर ये अंत होने वाला है, तो चलिए जानते हैं तेलंगाना विद्रोह क्या है और इसमें क्या क्या हुआ था। तो देखिए, यह जो है भारत के दक्षिणी भाग का जो दक्षिणी भूभाग है भारत का उसका मैप है। इसमें यहाँ सबसे नीचे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ से चलिएगा तमिलनाडु, दक्षिण से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। यह जो है आप चलिएगा नीचे तो यह दक्षिण तरफ से अगर भारत के मैप को आप देखेंगे तो वह जो है इस तरह से होगा, है ना। यह नीचे से केरल तमिलनाडु से स्टार्ट होगा। तो आज जो तेलंगाना विद्रोह है ये हमारा जो तेलंगाना राज्य है ना, 28वां 29वां राज्य जो है हमारे देश का, वह जो है आपका तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, इसी रियासत में मिलाया गया था इसको। यह जो है बाद में आपका अलग हो गया और यह जो है 2 जून 2014 को, है ना, 2 जून 2014 को जो है यह तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में जो है बन गया। और यहाँ जो ये ब्लू कलर का एच लिखा हुआ ये हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है, 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी जो है हैदराबाद को रख दिया गया है। अगर तेलंगाना के शाब्दिक अर्थ पर आएंगे तो तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ होता है तेलुगु भाषियों का जगह या तेलुगु भाषियों की जमीन, जिसको तेलंगाना कहा जाता है। तो यह 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। इसी की बात है, उस समय जो है आपका ये रियासत जो है आपका यहाँ हैदराबाद रियासत है। क्या है? हैदराबाद रियासत। और हैदराबाद जो रियासत था, यहाँ के जो प्रधान होते थे वो निजाम होते थे। कौन होते थे? निजाम। तो एक तरफ जो है इस विद्रोह में, अब आप पूछिएगा किसका विद्रोह था, किसके खिलाफ था, तो यह विद्रोह जो है हैदराबाद के निजाम के खिलाफ था। और किसका था? तो जो यहाँ की जो आवाम थी, जो आम जनता थी, उसका था। एक तरह से आप कह सकते हैं जो निजाम है इसका समर्थन जो है समृद्ध लोगों को, जो वहाँ पर रहने वाले समृद्ध लोग थे उनको था, साहूकारों को था, जमींदारों को था। एक तरफ जमींदार साहूकार निजाम थे और एक तरफ जो है यहाँ की आम जनता थी। यह जो है तेलंगाना का विद्रोह है। और यह चूंकि भारत में कहाँ है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना है। ये जो है कुछ साल पहले जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में दिखता था, लेकिन बाद में जो है ये अलग हो गया और तेलंगाना एक अलग राज्य जो है भारत का बन गया, है ना। तो यह जो आंदोलन हुआ है यह 1946 से 1951, 1946 से, है ना, 1951, 1946 से 1951 जो है इसका काल है। इस काल में जो है तेलंगाना में ये आंदोलन हुआ। तेलंगाना मूवमेंट को लोकप्रिय रूप से 1946 से 51 के तेलंगाना सयुदा पोरतम, इस विद्रोह को जो है सयुदा पोरतम, यह भी जो है इसका नाम है। क्या है? सयुदा पोरतम। तेलंगाना विद्रोह को जो है सयुदा पोरतम के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। सयुदा पोरतम क्या है? तो कहीं कहीं पर जो है यह जो तेलंगाना विद्रोह है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सयुदा पोरतम। कहीं कहीं सयुदा पोरतम भी लिखा होता है और कहीं कहीं तेलंगाना विद्रोह भी जो है यह मिलेगा आपको, है ना। तो तेलंगाना विद्रोह जिसे तेलंगाना पोरतम की भी कहा जाता है, सयुदा पोरतम भी कहेगा या फिर इसको तेलंगाना पोरतम भी कहा जाता है ना। तेलंगाना पोरतम यह भी जो है इसी का नाम है, याद रखिएगा। तेलंगाना पोरतम हो या सयुदा पोरतम हो या तेलंगाना विद्रोह हो, ये सब एक ही चीज है ना। तेलंगाना क्षेत्र में हैदराबाद रियासत के खिलाफ कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? कम्युनिस्ट। एक तरफ था निजाम और एक तरफ जो है कम्युनिस्ट। यह कम्युनिस्ट जो है एक पार्टी है, आप जानते हैं, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यह जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यह कम्युनिस्ट लोग और एक तरफ में था और एक तरफ जो है आपका निजाम था। कम्युनिस्ट जो साम्यवाद है आप जानते हैं, वह साम्यवादी जो विचारधारा है वह सबकी बराबरी का बात करता है। तो यह जो कम्युनिस्ट CPI या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, इन्होंने जो है
हैदराबाद के निजाम के खिलाफ विद्रोह किया और इसी जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट है, इसके समर्थन में लोग आए और निजाम के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ। खैर अभी उसको हम लोग देखेंगे, जो 1944 से 1946 में आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, कहीं कहीं है ना, 1944 से जो है 1946 के रूप में भी जो है इसको आंदोलन के रूप में लिया जाता है। तो 1944 से 1946 या फिर 1946 से 1951 जो है यह भी आपको मिलता है। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 में एक दमनकारी जमींदारी प्रथा के विरुद्ध किसानों का एक सशस्त्र विद्रोह था। यह कैसा विद्रोह था, याद रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह था। तेलंगाना विद्रोह क्या था, एक सशस्त्र विद्रोह था। और किसके खिलाफ था, तो जमींदारों के खिलाफ था, जो देसी रियासत होते थे, निजाम होता था, उनके खिलाफ जो है यह विद्रोह था, जिसे हैदराबाद के निजाम की निरंकुश सत्ता का समर्थन प्राप्त था। और इन जो है हैदराबाद के निजाम का जो निरंकुश सत्ता थी उसका जमींदारों को समर्थन प्राप्त था। उसी के विरोध में जो है कम्युनिस्टों के साथ, है ना, कम्युनिस्ट जो आपकी पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके समर्थन में आवाम उतरे और जो है इन रियासतों के और जमींदारों के खिलाफ जो है विद्रोह हुआ। यह विद्रोह कहाँ हुआ, भारत के जो अभी तेलंगाना राज्य का जो राजधानी हैदराबाद है, जहाँ हमने एच लिखा हुआ, ये हैदराबाद है। तेलंगाना में इस जगह पर हैदराबाद है, यह एक डिस्ट्रिक्ट भी है, जो सॉरी तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ जो है इस जगह पर ही जो है, चूंकि इसी रियासत के खिलाफ जो है यह विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इसका नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। किसने किया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इसका नेतृत्व किया। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के भविष्य के लिए इसके महत्व और जिस तरह से इसने भारतीय किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सीपीआई ने जो भारतीय किसान की हो रही दुर्गति और हो रही दुर्दशा के प्रति जो आवाज बुलंद की, उस रियासतों और जमींदारों के खिलाफ जो आवाज बुलंद किया, यह अपने आप में जो है एक इतिहास है। यह कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का देन है, जिन्होंने की जो है वहां के लोगों के, वहां के आवाम की परेशानी को समझा, वहां के किसानों के दुख दर्द को समझा और वहां के जमींदारों और वहां के देसी रियासत, जो वहां के हैदराबाद के रियासत के निजाम थे, उनके खिलाफ जो है आंदोलन करने का काम किया, विद्रोह करने का जो है काम किया। तो इसमें एक तरफ तो निजाम रह गया और एक तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वह जो है उनके विद्रोह में जो है एक तरह से उनका समर्थन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ किसानों की कठिनाई और भी बढ़तर हो गई, क्योंकि वे अधिक से अधिक दमनकारी करों और लेवी के अधीन आ गए। अधिक से अधिक दमनकारी, इसमें जो है जब द्वितीय विश्व के बाद जो है उनका दमन बढ़ गया, दमनकारी लोगों के बीच जो है और ज्यादा आने लगी। युद्ध के बाद की स्थिति आपको मालूम ही होती है कैसी होती है। तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध से जो है यह भी प्रभावित थे, है ना। और उन्हें बेहद श्रम और जबरन श्रम, एक तो बेहद श्रम करना पड़ता था और दूसरा क्या, जबरन मतलब बाय जबरदस्ती, बाय फोर्स, जबरन श्रम करना पड़ता था। इन दो चीजों से बेहद श्रम करना पड़ता था और जबरन श्रम करना पड़ता था। ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है करने के लिए रियासत मजबूर किया करती थी। सबसे गरीब किसान तबके पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनमें से कोई वसूली की बढ़ती लागत को संभालने में असमर्थ थे। जो वसूली लागत था, जो वसूल उससे होता था, उस वसूल को या उस वसूली के रकम को देने में वो क्या था, वह जो है सक्षम नहीं था। इसलिए जबरदस्ती उसका बेहद श्रम करता था। कौन, रियासत के लोग, जमींदार लोग, और जो जबरन श्रम करता था, बाय फोर्स जो है उससे काम लिया करता था। ये चीजें जो है उनके साथ घटित होती थी। और उन्होंने ग्रामीणों के साहूकारों के हाथों अपनी जमीन भी खो दी। साहूकार का खेल आप जानते हैं, कर्ज में पैसा देगा, पैसा नहीं दे पाइएगा, जमीन ले लेगा। इस तरह से जो है कर्जदार साहूकार जो है वह यहाँ के किसानों का और जो आम लोगों का जमीन भी जो है हथियाते चला गया। कम्युनिस्टों ने लालची जमींदारों और निजाम की सशस्त्र बटालियनों, जिन्हें रजाकार के रूप में जाना जाता था। देखिए रजाकार कौन था, याद रखिएगा, है ना, रजाकार। रजाकार किसको बोलते हैं, इसको समझ लीजिए, है ना। देखिए जो आपका निजाम का सशस्त्र बटालियन था, निजाम का सशस्त्र बटालियन, याद रखिएगा, निजाम का सशस्त्र बटालियन जो था, इसको क्या कहा जाता था, निजाम के सशस्त्र बटालियन को रजाकार कहा जाता था, है ना। तो यह जो है रजाकार कहा जाता था। और रजाकार का मुकाबला करने के लिए विभिन्न असंतुष्ट गांवों के पुरुष, महिलाओं और बच्चों को सशस्त्र गुरिल्ला हस्तों से संगठित किया, जिन्हें आंदोलन को दबाने के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा था। यह निजाम जो है रजाकार के द्वारा वहां के महिला पुरुषों के जो आंदोलन था उसको दबाने का प्रयास करता था, क्योंकि आंदोलन निजाम और जमींदारों के खिलाफ था और समर्थन कम्युनिस्टों का इसको मिल गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन जो है वहां के आवाम को मिली हुई थी। तो इस तरह से जो है यह रजाकार के द्वारा चाहा, यहाँ के हैदराबाद के निजामों ने चाहा, जमींदारों ने चाहा कि इस जो है विद्रोह को दबा दिया जाए, इस आंदोलन को दबा दिया जाए। इसलिए उसने निजाम ने अपने सशस्त्र बटालियन को भेजा और जो है उसको दबाने की कोशिश की। क्षेत्र के लगभग 3000 गांवों में
समांतर सरकारें बनी। कितने गांवों में? 3000 गांव। सोचिए, एक दो गांव नहीं है, 3000 गांवों में समांतर जो है आपका सरकारें बनी। तेलंगाना में सशस्त्र लड़ाई उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा प्रेरित थी, है ना। उस समय जो आपका कम्युनिस्ट का नेता था वो कौन थे? पीसी जोशी, याद रखिएगा, पीसी जोशी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लीडर थे, और इसी के द्वारा जो है यह विद्रोह जो है आपका सशस्त्र विद्रोह हो गया, है ना। और जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा प्रेरित थी। तो यह चूंकि सशस्त्र विद्रोह की जो बातें थी वह किसके द्वारा? पीसी जोशी द्वारा जो है वह प्रेरित थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, है ना। उन्होंने संघर्षरत किसानों के लिए हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने की व्यवस्था की। कई सैन्य अधिकारियों ने बिना किसी कीमत पर हथियार उपलब्ध कराकर और उनकी शिपिंग स्थापित करने के लिए उनके प्रयास में उनकी मदद की। कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपका पीसी जोशी है, इन्होंने वहां के लोगों को हथियार भी दिया और बम बारूद वगैरह जो है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि जो निजाम है वो इतना आसानी से, है ना, इतना आसानी से वह लोगों को उसका हक अदा नहीं देगा, उसका अधिकार नहीं देगा, इसलिए बिना सशस्त्र विद्रोह का यह आंदोलन संभव नहीं था। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हुआ कि हथियार के साथ विद्रोह, और इसमें जो है इन्होंने बम और जो वगैरह और जो हथियार वगैरह होते हैं वह सब किसने मुहैया कराया? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव थे पीसी जोशी, जिससे इतिहासकार जो है कह रहे हैं, है ना, उन्होंने संघर्षरत किसानों के लिए हथियार, गोला बारूद प्राप्त कराने की व्यवस्था की। कई अन्य अधिकारियों ने बिना किसी कीमत पर हथियार उपलब्ध कराकर और उनकी शिपिंग स्थापित करके उनके प्रयास में उनकी मदद की। छवियों का यह अनूठा संकलन, जिसे एक पार्टी फोटोग्राफर द्वारा शूट किया गया था। एक पार्टी का जो फोटोग्राफर था, इसी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का एक फोटोग्राफर का था, जिसके द्वारा उस छवि को जो है बनाया गया, या जो बम बारूद या हथियार वगैरह कलेक्ट किया जा रहा था उसकी फोटो भी जो है शूट की गई थी। तो वह चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का ही फोटोग्राफर था, उसके द्वारा जो है ये की गई थी। उन अशांत समय के दौरान तेलंगाना के निवासियों के जीवन के कई पहलुओं को जीवंत और कभी कभी विनोदी ढंग से दस्तावेजित करता है। कहीं कहीं जो है उस समय तेलंगाना के लोगों की क्या हालत थी, उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घट रही थी। सशस्त्र विद्रोह कीजिएगा तो आप विद्रोह कीजिएगा तो आपको भी कोई आसानी से बख्शेगा नहीं, इस बात को जान लीजिए। आपको भी उस विद्रोह को दमन करने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए आपके ऊपर भी जो है उल्टा रिएक्शन हो सकता है। तो इससे क्या हो गया, लोग जो जनजीवन था वह तबाह था, वह जो है रियासत के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, लेकिन उसको भी जो है अपने आप में भय जो है बना हुआ था। निजाम के अधीन पूर्व हैदराबाद राज्य में सरकार की कुलीन व्यवस्था थी। जागीर क्षेत्र में भूमि कर वसूलने वाले बिचौलिए जमींदार के एजेंट होते थे। अब जो कर वसूलने आ रहा है वो क्या थे? जमींदार के एजेंट थे। जबरदस्ती जो है टैक्स ले रहा है, आम किसानों से जो है जबरदस्ती उसको परेशान किया जा रहा है और उससे पैसा जो है ऐंठा जा रहा है ना, जबरदस्ती भूमि कर ले जा रहा है। और बिचौलिए जागीरदार के एजेंट होते थे। जागीरदार और उनके नौकरों ने जनता पर भारी अत्याचार किया। उन्हें वास्तविक कृषकों से किसी भी संख्या में कर मांगने की अनुमति थी। किसी भी संख्या में, मतलब जितना मन होगा उतना, किसी भी संख्या में जो है किसानों से वह कर लेने का अपने आप में वह जो ऐसा माहौल बनाया था कि हम कितना भी जो है कर ले सकते हैं, इस तरह की बातें जो है वह किसानों से कर रखा था। यह जब्ती की स्थिति 1949 में जागीरदारी व्यवस्था समाप्त होने तक बनी रही। 1949 में जो आपका जागीरदारी प्रथा थी, है ना, जागीरदारी, यह प्रथा जब तक खत्म नहीं हुई, है ना, तब तक जो है वह वहां के किसानों को जागीरदारी देना पड़ा। 1949 में जागीरदारी व्यवस्था समाप्त होने तक बनी रही। दूसरी ओर खालसा भूमि व्यवस्था, जिसे रैयत वाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता था। देखिए, खालसा भूमि व्यवस्था को खालसा भूमि व्यवस्था या इसी को रैयत वाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। रैयत मतलब किसान होता है, रैयत वाड़ी व्यवस्था, है ना। खालसा भूमि व्यवस्था या रैयत वाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। थोड़ी कम सीमा तक ही सही सेशनकारी थी। देशमुख और देशपांडे खालसा समुदाय के बिचौलियों के रूप में काम करते थे, है ना। कौन कौन? देशमुख और देशपांडे, यह जो है यह बिचौलियों का ये लोग काम करते थे, है ना। देशमुख जो है और जो आपका देशपांडे, ये लोग जो है बिचौलियों का काम करते थे खालसा भूमि के लिए, है ना। देशपांडे या रैयत वाड़ी व्यवस्था के लिए ये लोग जो है बिचौलियों का काम करते थे। तेलंगाना में किसान विद्रोह का एक अन्य कारण बड़े किसानों का शोषण भी था। DN धनखड़े के अनुसार जागीरदारों और देशमुख के पास हजारों एकड़ संपत्ति थी, है ना। जो DN धनखड़े है इतिहासकार, है ना, धनखड़े, ये DS धनखड़े के अनुसार, इन इतिहासकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि जागीरदारों और देशमुख के पास जो है हजारों एकड़ संपत्ति थी। 1-2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ संपत्ति जो है जागीरदारों के पास थी, और जो देशमुख थे उन सब के पास जो है ये चीजें थी,
है ना। इन बड़े किसान परिवारों और उनके नेताओं को दुर्रा या डेरा कहा जाता था। जो बड़े किसान के नेता थे उसको क्या कहा जाता था, डेरा कहा जाता था या दुर्रा कहा जाता था। याद रखिएगा, बड़े किसानों को या बड़े जमींदारों को, बड़े नेताओं को क्या कहा जाता था, डेरा या दुर्रा, यह जो है कहा जाता था। दक्षिण गुजरात में हाली दास प्रथा के सामने निजाम के पूरे पूर्व साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। निजाम के जो पूरे साम्राज्य था उसमें क्या प्रचलित थी, दास प्रथा, दास कैपिटल, है ना। दास प्रथा जो है निजाम के पूरे शासन व्यवस्था में, जो हैदराबाद रियासत थी उसमें ये चीजें जो है शामिल थी। दास प्रथा जो है उसमें था। इस तंत्र का नाम भगेला था। दास प्रथा का जो यह था, पूरे साम्राज्य में दास प्रथा था और इस तंत्र का नाम क्या था, भगेला। कहीं कहीं पर जो है आपको भगेला मिलेगा या कहीं कहीं पर भागेला मिलेगा। यह भागेला प्रणाली क्या है, तो यह जो दास प्रथा वाली चीजें थी जो हैदराबाद रियासत में था, तो वह उस प्रथा को भागेला प्रथा कहा जाता था। और भागेला को बनाने वाले अधिकांश कबीले कर्ज के कारण स्वामी पर निर्भर थे। अब जितना भी लोग था इसने इतना कर्ज लिया है कि इसको जो है स्वामी पर ही निर्भर होना पड़ रहा है। स्वामी पर निर्भर नहीं होगा क्योंकि इसके पास, कुछ किसान के पास बचा ही नहीं, इसलिए भागेला प्रथा के साथ जो है ये लोग स्वामी के ऊपर निर्भर होते थे, है ना। जिस किराएदार ने मकान मालिक से पैसा उधार लिया था उसे भागेला प्रणाली के तहत दायित्व चुकाए जाने तक उसके लिए काम करना पड़ता था। अब अगर भागेला, अब क्या है इस बात को समझिए। पहले जो है भागेला या भागेला का मतलब ये है कि अगर यदि आपने हमसे पैसा लिया, हम हैदराबाद का देसी रियासत जमींदार हैं या जो भी हैं, तो हमसे अगर आपने पैसा लिया तो हमारा कर्ज पहले आप दीजिए, और अगर आप कर्ज देने में सक्षम नहीं हैं तो आप हमारे यहाँ दास की तरह रहिए और हमारा काम सुनिए, हम जो कहते हैं वह सुनिए। यह प्रथा जो है भागेला प्रथा है, स्वामी के ऊपर निर्भर। हे स्वामी, अब हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना है करवाइए, जो करवाना है करवाइए। ये एक तरह से बेगारी भी कह सकते हैं इसको आप, है ना, या जबरन श्रम भी कह सकते हैं, या बेहद श्रम भी कह सकते हैं। ये दो चीज़ें जो थी, जबरन श्रम और बेहद श्रम, यह चीज़ें जो है वहाँ पर चल रहा था। और भागेला प्रथा में जो है आपको वहाँ के लोगों का शोषण शुरू था। अब कर्ज लिया, पैसा दे नहीं पाया, तो फिर जाओ आओ हमारे ऊपर निर्भर रहो, स्वामी के ऊपर निर्भर रहो, हम जैसे जो कहेंगे वो करो, वो सुनो। यह जो है आपका जबरन श्रम में ही आ जाएगा। भागेला से आमतौर पर पीढ़ियों तक जमींदारों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। मतलब एक पीढ़ी जो हम तो सेवा कर ही रहे हैं, है ना, जमींदारों की, हमारे बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी वह भी उसी की गुलाम होगी और उसको भी उसी तरह बेगारी करना पड़ेगा जिस तरह से कि हम बेगारी कर रहे हैं, है ना। तो यह प्रथा जो है गलत थी और कम्युनिस्टों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया, एकदम सही किया, है ना। तो यह जो है भागेला प्रथा को की जो है वहां पर ये थी, है ना। ऐतिहासिक रूप से व्यापारियों और साहूकारों के रूप में जो है रेड्डी और कम्मार, ये जो है देखिए याद रखिएगा, रेड्डी और एक जो है कम्मार, यह दो जाति या समुदाय कहिए, यह जो है जमींदार वर्ग था। क्या था यहाँ का, जमींदार वर्ग था। कहाँ का, तो जो आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र है यहाँ का जमींदार वर्ग था। और यह जो है रेड्डी और कम्मार कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्र पर इनका कब्जा होता था। किसका, रेड्डी और कम्मार का जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभुत्व होता था, इसका पकड़ होता था वहाँ के लोगों पर, रेड्डी का और कम्मार का। ये जो जमींदार वर्ग थे और यह जो है आपको जो कहिए जबरन श्रम या बेहद श्रम करवाने वाले यही लोग थे और इनको जो है उस क्षेत्र पर अच्छा से पकड़ होता था। और जो है पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य भूमि हस्तांतरण के मामले में नया नहीं था। ये पहले भी जो है भूमि हस्तांतरण का केस जो है हैदराबाद में आते रहता था। भूमि को हस्तांतरित करना, गरीबों की जमीन को अपनी रियासत में लाना, इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर चलती रहती थी। ये कोई नया घटना यहाँ नहीं था। 1910 और 1940 के बीच संपत्ति बेदखली की आवृत्ति बढ़ी। जब आया ईस्वी सन 1910 और से 1940 तक का जो क्षेत्र है, 1910 से 1940 तक का क्षेत्र, इसमें बेदखली जो है बढ़ गई। बेदखली मतलब जिसका ज़मीन है वह पैसा नहीं दे पाया, उसका ज़मीन हड़प लो। यह जो है बेदखली जो है कि आवृत्ति जो है इसमें बढ़ गई। कब, 1910 से 1940 के बीच जो तेलंगाना का हैदराबाद रियासत है वहाँ पर जो है बेदखली की चीज़ें जो है बढ़ गई, है ना। और है शहरी गैर कृषकों और ज़्यादातर ब्राह्मणों, मारवाड़ियों और मुसलमानों के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई। किसका किसका, गैर कृषक और ज़्यादातर जो है इसमें ब्राह्मण है ना। गैर कृषक ब्राह्मण और जो है इसके साथ साथ मुसलमान, मारवाड़ी मुसलमान, इन सब के जो है जो ज़मीन थी उसमें जो है इन सब का वृद्धि हो गया, है ना। और बाकी लोगों की ज़मीन जो किसान वगैरह थी वह घटती हो गई, है ना। तो गैर कृषक
ब्राह्मण, मारवाड़ी और मुसलमानों के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई, जबकि आदिवासी किसानों को सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में धकेल दिया गया। यह सब तो मस्ती में रहा। कौन कौन? गैर कृषक जो खेती नहीं करता है, जो ब्राह्मण है, जो मारवाड़ी है और जो मुसलमान है, ये लोग तो खुश में एकदम मस्ती में रहा। लेकिन तकलीफ में किसको डाल दिया गया? आदिवासी को। किसको? क्योंकि जमीन जो है यही लोगों की ये की गई, आदिवासी को जो है तकलीफ में ढकेल दिया गया। साथ ही जो किसान वर्ग थे, जो कृषि से जुड़े हुए थे, इन लोगों को जो है आप कह सकते हैं तो इन लोगों की ही जमीन हथिया के ये लोग मोटे हो गए। कौन कौन? गैर कृषक, ब्राह्मण, मारवाड़ी और मुसलमान जो है इसकी स्थिति तेलंगाना में अच्छी हो गई। और जो आदिवासी किसान था इसको जो है एक तरह से कहिए भूमिहीन और मजदूर की स्थिति में जो है इसको धकेल दिया गया। 13 सितंबर 1948 को एक पुलिस ऑपरेशन में, है ना, इसके बाद धकेल दिया गया। ये तो हो गया। अब है कि जो इस तरह की घटनाएं हुई, इसके बाद कम्युनिस्टों ने विद्रोह किया, मिलकर के लोगों ने विद्रोह किया। तो विद्रोह के बाद की क्या स्थिति हुई, अब वो हम आपसे कहने वाले हैं। तो जो 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 को पुलिस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने हैदराबाद में अशांति को दबाने के प्रयास में राज्य में प्रवेश किया। यह चूंकि विद्रोह तो चल ही रहा था, इसलिए जो है अब आगे बढ़ गया। 13 सितंबर 1948 को, है ना, 13 सितंबर 1948 को जो भारतीय सेना, आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके साथ ही जो है संविधान तो बाद में लागू हुआ, लेकिन 13 सितंबर 1948 को जो भारतीय सेना थी, इन्होंने हैदराबाद में जो तेलंगाना का क्षेत्र है यहाँ पर इन किया। किस लिए घुसा? तो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है तेलंगाना विद्रोह चल रहा था। एक तरफ हैदराबाद रियासत जो एक तरफ जो है जमींदार और मजूमदार लोग थे, और एक तरफ जो है आदिवासी और किसान लोग थे। तो यह चूंकि विद्रोह जो है चला, इसको दबाने के लिए वहाँ पर भारतीय पुलिस ऑपरेशन जो है वहाँ पर इन किया और शांति को दबाने के प्रयास में राज्य में प्रवेश किया। पुलिस, राजकार दस्ते और निजाम सभी ने एक सप्ताह के भीतर हार मान ली। अब जो रजाकार जो इसका था, किसका रजाकार, किसकी सेना थी? तो रजाकार जो है आपका मित्र, यह आपका निजाम का सेना था। इन सब ने जो है क्या किया? शांति से 7-8 दिन में जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया, मतलब शांत जो है शांति बहाल की। निजाम का जो रजाकार था वह भी उसके सामने नहीं चला। पुलिस, रजाकार दस्ते और निजाम सभी ने एक सप्ताह के भीतर हार मान ली और सैन्य सरकार ने किसानों का समर्थन हासिल करने के प्रयास में जागीर उन्मूलन विनियमन, जागीर उन्मूलन, देखिए क्या नाम रखा, जागीर उन्मूलन, है ना, जागीर उन्मूलन विनियमन, विनियमन अगस्त 1949 में जो है यह लागू किया। जब सब शांति बहाल हो गई तो जागीर उन्मूलन विनियमन, एक बार देख लूं दिख रहा है कि नहीं आप सबको, जागीर उन्मूलन विनियमन अगस्त 1949 में जो है जारी किया। किसने जारी किया? तो जो भारतीय सरकार थी उसने जारी किया। और व्यापक भूमि सुधार कानून के लिए सिफारिशें करने के लिए एक कृषि जांच समिति की स्थापना की, एक कृषि जांच समिति की स्थापना की और जागीर उन्मूलन विनियमन अगस्त 1949 में पारित किया, है ना। और व्यापक भूमि सुधार कानून के लिए सिफारिशें करने की और एक कृषि जांच समिति की स्थापना की। इस बिंदु पर CFI, है ना, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर चर्चा शुरू हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर जो है इस पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ समूहों का मानना था कि हथियार छोड़ना महत्वपूर्ण था, कुछ समूह संशय में थे क्योंकि उनका मानना था कि हथियार छोड़ने से नुकसान हो सकता है। यह कम्युनिस्ट पार्टी की अंदर की बातें चल रही है। कुछ नेता कहते थे कि हथियार वाला ही विद्रोह ठीक था, कोई कहता था नहीं हथियार से जो है जान माल की खतरा होती थी, इसलिए वह विद्रोह ठीक नहीं था। यह चूंकि विद्रोह की बात की घटना है ना, हथियार छोड़ने से नुकसान हो सकता था और इसे जनता के साथ विश्वासघात माना जाएगा। हालांकि 1950 के अंत तक, कब तक? तो 1950 के अंत तक, 1950 के लास्ट तक जो है आपका, है ना, केवल कुछ ही गुरिल्ला समूह बचे थे। गांव के गणराज्यों के बीच बहुत कम समन्वय था। लोगों को सैन्य दमन से बहुत नुकसान हुआ था, जिसमें जीवन की एक महत्वपूर्ण हानि भी शामिल हुई थी। चूंकि सैन्य दमन तो करना ही पड़ा, जब भारतीय पुलिस उसमें घुसे, चूंकि जब सैन्य दमन हुआ फिर वो शांति कायम हुआ, इससे जीवन शैली जो है अस्त व्यस्त हुई। लोगों के जो महत्वपूर्ण जीवन है उसके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि बहुत उसमें बदलाव हुआ, बहुत नुकसान उठाना पड़ा लोगों को, है ना, जिसमें जीवन की एक महत्वपूर्ण हानि भी शामिल थी। और आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता गया। 1951 की शुरुआत में कांग्रेस सरकार ने
कब? 1951, 1951 के शुरुआत में। जब 1951 का आगाज हुआ तो 1951 के शुरुआत में ही जो है ना, शुरुआत में कांग्रेस सरकार ने सीपीआई के प्रति कुछ नरमी दिखाई। सीपीआई वही जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, साम्यवादी, जो भारतीय साम्यवादी पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सामने जो है कांग्रेस पार्टी ने के प्रति कुछ नरमी दिखानी शुरू की और 21 अक्टूबर 1951 को, कब? 21 अक्टूबर है ना 1951 को, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1951 को जो है सीपीआई ने औपचारिक रूप से संघर्ष समाप्त होने की घोषणा कर दी। किसने घोषणा की? सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है ना, यह किसकी घोषणा कर दी? तो औपचारिक रूप से संघर्ष समाप्त होने की घोषणा कर दी। मतलब अब यह जो है घोषणा कर दिया कि संघर्ष समाप्ति की ओर है, अर्थात यह जो विद्रोह था है ना, वह विद्रोह जो है शांत होने वाली है। संघर्ष समाप्ति की घोषणा 2 अक्टूबर 1951 में सीपीआई ने की, क्योंकि उसमें कांग्रेस सरकार जो थी वह भी 21 अक्टूबर 1951 के पहले जो है धीरे धीरे सीपीआई के प्रति जो है नरमी बरतना शुरू किया। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रति नरमी बरती गई, तो चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही तो मेन रोल था ना इसका, इस आंदोलन में, तो धीरे धीरे इन्होंने भी जो है शांति की तरफ बढ़ाई और औपचारिक रूप से घोषणा कर दिया 21 अक्टूबर 1951 को कि संघर्ष की जो है समाप्ति हो गई। मतलब यह जो, चूंकि यह अधिनियम भी लागू हो गया, जागीर उन्मूलन विनियमन अगस्त 1949 में लागू हो गई। 21 अक्टूबर 1951 को इसने जो है संघर्ष समाप्ति की घोषणा कर दी। किसने? सीपीआई ने, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया ने, और वहां पर जो है यह विद्रोह आपका खत्म हो गया, तेलंगाना विद्रोह जो है समाप्त हो गया। तो आप जानते हैं 1946 में आगाज हुआ और 1951 में जो है यह पूरी तरह से एंड हो गया। तो मित्र, आज हमने तेलंगाना विद्रोह पढ़ा और यह जो है लास्ट विद्रोह था। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।